देखिए जो बजट है, पहले बड़ी बातें हम देख लें कि इस बजट में क्या क्या बड़ी बातें हैं। तो 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का ये जो बजट है, ये बजट है और सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है। ये दावा राज्य सरकार और वित्त मंत्री की तरफ से है। बजट जनता को समर्पित है, ये बात की गई है। और क्या खास बातें हैं वो आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। 4,20,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है। पिछले साल की तुलना में 15% की बजट में बढ़त देखी गई है। बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि लाडली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा गया है, जो एक अच्छी सोच है कि बजाय आप फिजिकल कंडीशन देखे बिना पैसे बढ़ाने की बात करें। हर विधानसभा क्षेत्र में एक आधुनिक स्टेडियम होगा। 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। डिजिटल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। बजट की बड़ी बातें, बीमा समिति का गठन किया जाएगा। तो हम आपको बता रहे हैं एक के बाद एक बजट की बड़ी बातें। संबल योजना में 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, महिलाओं के लिए बजट में क्या खास है। लाडली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा और पिछली बार से बड़ा बजट जो इस बार पेश किया गया है, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। और इसी के साथ देखिए, महिलाओं के लिए खास क्या है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। लाडली बहनों को अटल पेंशन योजना यानी कि केंद्र से सीधा जोड़ दिया जाएगा। इसी के साथ ही लाडली बहना योजना के लिए 18,679 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नमो ड्रोन दीदी योजना, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी का भी फोकस है, और इसी योजना के तहत महिलाओं को जोड़ा जाएगा। युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण, प्रदेश में 3 लाख नई नौकरियां सरकार संचालित करेगी और इन्हें पैदा किया जाएगा ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। तो 3 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार में जोड़ा जाएगा। 22 नए छात्रावास बनाने का ऐलान भी इस बजट में किया गया है। डिजिटल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर खोले जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 20 करोड़ 52 लाख रुपए इस बजट में रखे गए हैं। और किसानों के लिए क्या है, 19 उत्पादों को जीआई टैग मिला प्रदेश के। इसके साथ ही मोटे अनाज के लिए श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, किसानों के लिए इसका ऐलान हुआ है। एक जिला एक उत्पाद, इसे बढ़ावा दिया जाएगा सरकार की ओर से। साथ ही धान बोनस के लिए 850 करोड़ रुपए किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान हुआ है। किसान प्रोत्साहन योजना के लिए 5,230 करोड़ रुपए और किसानों के 0% ब्याज पर कर्ज भी किसानों को दिया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऐलान किसानों के लिए है। हिंदुत्व की झलक जरूर इस बजट में दिखाई दी जब सिंहस्थ के लिए 2000 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है। राम वन गमन पथ के लिए 30 करोड़ रुपए। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए देखिए, तीर्थ दर्शन योजना जो ऑलरेडी चल रही है, लेकिन इसके लिए 50 करोड़ रुपए इस बजट में रखे गए हैं। धर्म संस्कृति पर्यटन के लिए 1160 करोड़ रुपए और 14 स्मारकों के लिए 507 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। तो कुछ इस तरह से हिंदुत्व की झलक दिखाई दी। डिप्टी सीएम कुछ बोल रहे हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। विकसित राज्यों की श्रेणी में पहुंचाने वाला बजट साबित होगा। को लेकर भी काफी कुछ दिखाई दिया, खासकर नए कई संसाधन जुटाने की बात भी कही गई सरकार की तरफ से। पिछले वर्ष की तुलना में 3,000 करोड़ ज्यादा बजट देना, हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाना वाला बजट ये साबित होगा। लेकिन टैक्स नहीं लगा कोई, तो कैसे होगी पूरी? यही तो आर्थिक अनुशासन है, यही तो भाजपा की सरकारों का जो आर्थिक अनुशासन वाला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसी का ये तस्वीर है। तो ये माने कि ये बजट एक नया इतिहास भी लिखा है और आने वाले विकास के लिए एक नई राह है। ये बजट हर सेक्टर को बढ़ावा देने वाला बजट होगा और मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान के विकसित राज्यों की श्रेणी में पहुंचाने वाला बजट होगा। चलिए, राजेंद्र शुक्ल जी है जो कह रहे हैं कि बजट बहुत अलग रहा है। और आप इस समय देखिएगा तस्वीरें यहाँ दिखाई दे रही, तमाम सारे लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, चाहे हम विधायकों की बात करें, सांसदों की बात करें। राव उदय प्रताप सिंह बात कर रहे हैं हमारे साथी से, सुनिए। जुड़ा है जिसमें हमारा भविष्य जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का है। उस ट्रेड को जोड़कर आईटीआई में उस पर भी ट्रेनिंग देने का काम बच्चों को किया जाएगा, ये भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो एक अच्छा बेहतर बजट राज्य के हित में आया है। राज्य के हित में एक बेहतर जो बजट है उसकी बात की जा रही है खासतौर से, और तमाम मंत्री भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कृषि मंत्री सचिन यादव भी है। तो आप देख रहे हैं लगातार बजट को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर।
और नरेंद्र शिवाजी पटेल राज्य मंत्री। मध्य प्रदेश भी दौड़ लगा रहा है डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, और जितनी भी पुरानी योजनाएं थी वो सारी जारी रखी गई हैं और नई योजनाओं की चर्चा और हुई है। तो निश्चित रूप से लोक हितकारी जनहितकारी ये बजट है और एक भी नया कर नहीं लगाया गया है। नया कर नहीं लगाना, आखिर आर्थिक प्रबंधन कैसे होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, जैसे डॉक्टर मोहन यादव जी ने तय किया है कि हम 2028 तक हमारे मध्य प्रदेश के बजट को दुगना करेंगे, उतनी वृद्धि इसमें भी हुई है। पिछली बार से लगभग ज्ञान बांटने वाली बात हो रही है, और ज्ञान तो पिछले 18 सालों से ये लोग बांट रहे हैं, तो ज्ञान बांटने का काम हो रहा है, लेकिन ज्ञान कैसे लोगों तक पहुंचे उसकी बात नहीं हो रही है। जल जीवन मिशन की बात की गई। जल जीवन मिशन में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, लगभग 40% से अधिक कमीशन हुआ है, और पिछले सत्र में माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने आश्वासन दिया था कि जल जीवन मिशन को लेकर के उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जो लोग भी दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और जो भ्रष्टाचार हुआ है उन भ्रष्टाचारियों को सामने लाने का काम किया जाएगा। लेकिन क्या उस पे किसी प्रकार की कार्रवाई हुई है? जो भी बजट आवंटित किया जाता है वो पूरा बजट जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, चाहे वो परिवहन विभाग हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे आपका नर्सिंग घोटाला हो, चाहे वो आपका पशुपालन विभाग में वाहन खरीदने की बात हो, चाहे नान घोटाला हो, जहां पर मध्य प्रदेश में एक वेयर हाउस के अंदर भूसा भरा मिलता है। तो ये किस प्रकार का की सरकार जो है चल रही है, किस प्रकार से वित्त प्रबंधन और बजट प्रबंधन सरकार। चलिए, तो ये सचिन यादव जी थे जो पूर्व कृषि मंत्री भी हैं। कांग्रेस सरकार जब थी मध्य प्रदेश में, और वो विपक्ष की तरफ से अपनी राय रख रहे थे कि बजट में कई जगह जो उम्मीदें थीं वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। हम चलेंगे, हमारे साथ जो पैनल है उसकी तरफ। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, सीनियर बीजेपी लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं पार्टी के लिए, और अर्थ संबंधी मामलों को भी खासा समझते हैं, हालांकि हैं चिकित्सक वो, तो ये महत्वपूर्ण बात है। वो हमारे साथ रहेंगे। जयप्रकाश पाराशर जी हैं, लगातार बने हैं हमारे साथ सुबह से, वो हमारे साथ रहेंगे। अर्थ संबंधी मामलों के एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, और कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे। हमारे साथ हैं कांग्रेस के साथी जितेंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस से हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। कई बार हम साथ साथ रहते हैं और घनिष्ठता इतनी हो जाती है कि नाम स्मरण करने में कठिनाई होती है। मैं कोई गली नहीं ढूंढ रहा हूँ होली के पहले, सिर्फ बजट एक बड़ा रूढ़ विषय है। मिश्रा जी क्षमा कीजिएगा जी, तो मिश्रा जी तो कौंध रहा था दिमाग में, लेकिन अभिनेता जितेंद्र नहीं ध्यान आ रहा था। आप नहीं अभिनेता, हालांकि राजनेता के लिए कहा जाता है कि अभिनेता से कम नहीं होता है वो, और हम एंकर के लिए भी यही कहा जाता है। जयप्रकाश जी, कैसे देखते हैं आप बजट? जो घाटे की बात करें तो जीडीपी की तुलना में 4.66 फिस्कल डिसिप्लिन दिख रहा है आपको बजट में? हाँ, वैसे देखा जाए तो ये कोई बड़ी भारी घाटा नहीं है, राजकोषीय घाटा एक तरह का। दूसरे कई राज्यों से अगर हम इसको कंपैरेटिवली देखें तो मध्य प्रदेश की स्थिति काफ़ी ठीक दिखाई पड़ती है। और इस बजट में जो नई चीज़ें भी काफ़ी इन्होंने शामिल की हैं, जैसे मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए एक पैकेज है। राज्य स्तरीय जो बीमा समिति है, विभिन्न बीमा योजनाएं हैं, उन बीमा योजनाओं को लागू करने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए ये एक समिति अहम भूमिका अदा कर सकती है। इसके अलावा जो महिलाओं की श्रम भागीदारी बढ़ाने के लिए जो महिला छात्रावास बनाने का इसमें एक घोषणा की गई है। कुछ रिएक्शंस भी हैं जयप्रकाश जी। एक बार फिर चलते हैं हम विधानसभा की तरफ और देखते हैं कि गोविंद सिंह राजपूत कुछ कह रहे हैं, कैबिनेट मंत्री। उस विकसित मध्य प्रदेश के लिए पर्याप्त संसाधन और पर्याप्त बजट प्रस्तुत किया गया। महाकाल लोक की तर्ज पर ओमकालेश्वर लोक भी तैयार किया जाएगा। रामपथ गमन पहले से चल रहा है। अब 10 करोड़ का जो बजट है वो कृष्ण पाथे यानी संदीपनी आश्रम, ये राम वनगमन पथ पर भी इस बजट में प्रावधान किया गया, और कृष्ण पाथे जहां भगवान कृष्ण ने लीलाएं की उन स्थानों को चिन्हित करके संदीपनी आश्रम से हम शुरू कर रहे हैं, उसके लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बजट भारतीय संस्कृति को, हमारे पूर्वजों की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने वाला बजट है।
चलिए लौटेंगे फिर स्टूडियो की तरफ जहां जयप्रकाश जी अपनी राय रखते थे। जी जयप्रकाश जी, एक संक्षेप में। जी शरद जी, एक सोशल इम्पैक्ट बांड जारी कर रही है सरकार। इस बजट में इसका जिक्र किया गया। ये बांड जो सोशल सर्विसेज प्रदान की जाती हैं वो उनमें ये बांड NSE पर रजिस्टर होते हैं और इसके लिए फंडिंग वो जुटाते हैं। तो 5 साल में 1 लाख किलोमीटर सड़क की बात है। मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना में पशुधन वगैरह के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। CM केयर योजना में गंभीर बीमारियों के लिए लोगों को सुविधाएं हैं। तो दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी जो एक पॉलिटिकल ऑडियंस है, वो जो एक टारगेट है, वो उसको और ग्रोथ को, इनके बीच में संतुलन बनाने की कोशिश की है और संसाधन जुटाने की कोशिश की है। अब हालांकि ये जो जितने भी प्रयास है, जैसे कि 10,000 नए स्टार्टअप रजिस्टर्ड होना और 5 साल में 36,000 करोड़ के 30,000 करोड़ के इंसेंटिव और 39 नए उद्योग क्षेत्र बनाने, इसी पे उम्मीद टिकी है 3 लाख नौकरियों की। एग्जैक्टली हमारा क्या है, जो ओन टैक्स रेवेन्यू है, जो कि केंद्र की सहायता वगैरह के अलावा जो संसाधन राज्य विकसित करता है, उस पर राज्य जितना ज़्यादा ध्यान देगा उसको भविष्य में संसाधन। मैं देख रहा था जयप्रकाश जी, 18,000 करोड़ से अधिक की राशि, 18,659 करोड़ लाडली बहना, इसीलिए अब इसको पेंशन स्कीम से जोड़कर एक अच्छा नवाचारी प्रयोग किया गया है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने उसको इन्वेस्ट, अगर आप बजट में देखें तो उसको वो एक्सपेंडिचर की तरह नहीं दिखा रहे हैं। उसमें भाषा अभी अगर आप देखेंगे तो उसमें निवेश शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि लाडली लक्ष्मी योजना में अब तक 12,932 करोड़ रुपए निवेश किए जा चुके हैं। पंजीकृत महिलाओं की संख्या 1,27,00,000 और 52 लाख महिलाएं मातृवंदन योजना में रजिस्टर्ड है। तो ये जो एक है उस टारगेट को वो मतलब सोशियो इकोनॉमिक क्लास की तरह देख रहे हैं। इससे आप कैसे देखते हैं 11,000 करोड़ दीर्घकालिक ऋण मिलेगा केंद्र से जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा? क्या ये लाडली बहना कोई कंपनसेट करने के लिए? नहीं, ये आपको अगर याद हो तो ये चुनाव से ठीक पहले जो है केंद्र सरकार ने एक प्रोविजन राज्य सरकारों के लिए किया था, जिसमें उनके ऊपर कोई इंटरेस्ट उनको पे नहीं करना होगा और इसको जो फिस्कल डेफिसिट की लिमिट है कितनी अवधि उससे में बाहर रखा है। पूरे 5 साल की अवधि में मिलेगा ये। राइट, बिल्कुल। दीर्घकालिक उससे ज़्यादा रहेगा, उससे ज़्यादा जी। मुझे लगता है सेशन जो सरकार का सेशन होता है उससे अधिक होता है जब, तो दैट इज दीर्घकालिक। जी 7 साल हो सकता है, 10 साल। हाँ जी जी जी। जयप्रकाश जी, आपकी बात हो गई तो मैं जितेंद्र जी का विपक्ष का क्विक रिएक्शन एक। जी जितेंद्र जी। शरद जी, इस बजट को मैं देख रहा था जी, ये जितने भी बिंदु सामने आए हैं, मैं सोच रहा था किसानों के लिए कोई ऐसी बात होगी जो उनको राहत पहुंचाने की दिशा में काम करेगा। मध्य प्रदेश का 65% से ज़्यादा अर्थव्यवस्था किसानी पर, खेती पर आधारित है। हम ये सोच रहे थे कि आज किसानों को राहत पहुंचाने की दिशा में शायद यूरिया और DAP पे कोई बात होगी, किसान को कर्ज माफी को लेकर के कोई बात होगी जिससे किसान की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। चलिए एक सेकंड जितेंद्र जी, माफी चाहेंगे, वित्त मंत्री कुछ कह। जो बात कही जा रही थी ज्ञान की, उसी पर आधारित है। महिलाओं को भी बजट में प्रावधान किया है। खेलकूद के लिए हर गांव में, हर जिले में एक स्टेडियम बनाया जाएगा। मोदी जी ने जो कहा है ज्ञान का, निश्चित रूप से पूरे देश में, पूरे देश में इसी बात को लेकर के सरकारें काम करेगी। और मध्य विधानसभा के अंदर जैमर की वजह से सिग्नल्स के इश्यूज होते हैं, तो उसी की वजह से चलते चलते लेकिन सरकार चल रही है और बजट के साथ एक आगे का उसने अपना रोड मैप भी प्रस्तुत किया है। जी जितेंद्र जी, अपनी बात पूरी। जी शरद जी, मैं ये देख रहा था कि इसमें सबसे बड़ी बात जो आना चाहिए थी वो किसानों के लिए आना चाहिए थी। उनको उनकी आमदनी दुगनी करने की लगातार बात की जा रही है। 2017 में स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात की गई, 2022 में उनकी आय दुगनी करने की बात की गई। मैंने सोचा इस बजट में शायद उनको ध्यान में रखा गया हो। 350 रुपए में यूरिया की बोरी मिलती थी, 50 किलो उसका वजन होता था, आज 1250 रुपए में मिलती है और 40 किलो उसका वजन है। इस दिशा में सरकार कोई प्रयास करेगी, लेकिन किसान ठगा सा महसूस कर रहा है इसको देखने के बाद कि कहीं कोई राहत की, किसान आत्महत्या कर रहा है मध्य प्रदेश में भी, लेकिन उसको राहत पहुंचाने की दिशा में काम नहीं किया। एक स्लोगन है इस बजट का, वहां चिराग जलाता हूं जहां अंधेरा है। अरे कहा तो तय था चिरागा, हर
घर के लिए, कहाँ रोशनी भी मैसर नहीं शहर के लिए। शरद जी, इस बात को लेकर के एक विचार करना पड़ेगा कि आपने पिछले बजट में क्या बातें की गई, उनमें से नया क्या है। आप ये देखिए कि ये सरकार पिछले बजट में 50% राशि, 60% राशि ही खर्च कर पाई है अलॉटमेंट का। तो कारण क्या है, इस पर भी सवाल उठता है। मैं आपको ये बताऊं, मैं देख रहा था जी कि 11 मार्च 2025 तक मध्य प्रदेश के कुल बजट का प्रावधान 3,85,924 करोड़ रुपए था। मध्य प्रदेश में इसमें खर्च किया गया है 2,38,025 जी। तो ये 61% राशि यदि आप साल भर में खर्च कर पाए हैं, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो बजट में स्वीकृत राशि होती है उसका भी आप उपयोग नहीं कर पाए। आप ये देखिए कि 2400 करोड़ रुपए, 24,000 करोड़ रुपए इस प्रदेश को ब्याज में देना पड़ रहा है आपके लगातार कर्ज के लिए। और ये पैसा कहां जा रहा है उसका समुचित जवाब भी इस बजट में नहीं आया है, जिसको लेकर हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये बताया जाएगा कि कर्ज लेने के बाद इस सरकार ने यहाँ पर इसका खर्च किया है। आप ये देखिए शरद जी, आदिवासी विभाग के लिए 13,024 करोड़ रुपए आना था, खर्च होना था। पिछले बजट में हमने सुना था 9,942 करोड़ रुपए खर्च हुआ। क्या कारण है? क्या राशि कम पड़ गई या कहीं और खर्च कर दी गई? इसको बताना चाहिए था इस बजट में। पंचायत विभाग के लिए 10,344 करोड़ रुपए का बजट का अलॉटमेंट पिछले बजट में हमने सुना था, और आज जब 5,795 करोड़ रुपए खर्च होता दिख रहा है तो ये समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है, या सरकार के पास पैसा नहीं आ पाया। जी जितेंद्र जी, कांग्रेस की तरफ से आरोप है डॉक्टर हितेश वाजपेयी की 24,000 करोड़ रुपए तो हम ब्याज दे रहे हैं। किसानों के लिए उनका दावा है कि कुछ भी नहीं है इस बजट में, और ट्राइबल परियोजनाओं के लिए, स्कीम्स के लिए भी उनका दावा है कि इसमें भी जो है। और एक और बड़ा गंभीर उनका आरोप ये है कि जो राशि आपकी थी पिछले वर्ष की, आप उसी को खर्च नहीं कर पाए। 61% खर्च कर पाए था। 61.60 डॉक्टर आप पहले तो बजट पर एक रिएक्शन, फिर ये जो आरोप लगे हैं इन पर भी बिंदुवार आप। मैं बिल्कुल आपको देखिए, मैं चाहता हूं कि मैंने जो देखा है तो मैंने क्या पाया, क्योंकि अपन इतने साल से चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ चीज तरफ इशारा पराशर जी ने भी किया। सबसे अच्छी बातें क्या है इसकी जी? तो सबसे पहली चीज तो हमने 15% राजी बजट आउटले की बढ़ाई है, जो 4,21,000 करोड़ का हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बजट इस प्रकार का है कि आपको ये अवसर दे रहा है कि आप आवंटन बढ़ा रहे हैं। और आवंटन जब बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये लगातार राजस्व अधिक्य का बजट है। मतलब आपकी कमाई जो है राजस्व अधिक्य में है, और वो कितना है? 618 करोड़ सर। 618 करोड़ का हमारा राजस्व अधिक्य का बजट है। ये कोई हम अंडर बजट नहीं कर रहे हैं। अब इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पक्ष है, पराशर जी और डिटेल में इसकी व्याख्या करेंगे, कि हमारा जो राजकोषीय घाटा है वो लगभग पराशर जी 78,000 करोड़ का है। जी हाँ। और आप देखिए वहीं पे हमारा जो केपेक्स है वो लगभग 85,000 करोड़ का, 84,000 कुछ करोड़ का है। तो आप ये पाएंगे कि जो पूंजीगत व्यय कर रही है सरकार, वो आपके राजकोषीय घाटे से भी 10 करोड़ ज्यादा है, 12 करोड़ ज्यादा है, 12,000 करोड़ ज्यादा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फिगर है। मतलब हम राजकोषीय घाटे से कम पूंजीगत व्यय नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा जो जिसको प्रोडक्टिव गवर्नमेंट बोलते हैं, प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर बोलते हैं, कि हम राजकोषीय घाटे से अधिक पूंजीगत व्यय करके हम राजस्व अधिक्य का बजट दे रहे हैं। ये बहुत टेक्निकली लोग समझेंगे कि ये यूजफुल बजट है, एक प्रोडक्टिव बजट है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये विश्वास का बजट है। कुछ चीज़ें बड़ी नई और बहुत अच्छी हैं, मतलब आप लोगों ने सब बताई हैं। उससे अलावा जो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे इस बार इन्होंने 1 लाख किलोमीटर सड़कों का लक्ष्य रखा है। फिर आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इस सब के टारगेट पूरे हो गए। आप कहीं भी जाएंगे शरद जी, आप घूमते होंगे, ग्रामीण सड़कें 1000 आबादी तक की पूरी हो गई है। तो आप क्या, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि टोला मजरा की सड़कों बनाने के लिए प्रावधान निकल के आया है। पराशर जी, आप भी शायद पहला बजट ये देख रहे होंगे कि हमारे इसके ऊपर का टारगेट पूरा हो गया है, अब हम टोले मजरे पर आ गए हैं, और उसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं उसको समझते हैं कि लगभग ये इसमें निकल के आए। फिर एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे दिखाई दी कि इस बार
कि ये जो ग्रामीण पुल पुलियाएँ होती हैं सर छोटे छोटे, इनकी रिपेयर का बजट अलग से 100 करोड़ रुपए रखा गया है कि जो क्षतिग्रस्त हो गए, ये सब हो गए, क्योंकि जिस तरह मिश्रा जी भी कर रहे हैं, बहुत सारे काम आपको याद हो पिछला फाइनेंशियल ईयर शरद जी पूरा हमारा चुनाव में आचार संहिताओं में निकला। तो आचार संहिताएं सीएम कुछ कह रहे हैं डॉक्टर वाजपेयी, एक बार देख लेते हैं विधानसभा जी। बजट पर प्रतिक्रिया तो जाहिर है कागजों के पन्ने पलटे जाएंगे, देखा जाएगा जी। सुनिए। आज मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हमारे वित्त मंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, ये हमारी सरकार का अद्वितीय बजट है, खास करके जिसके माध्यम से हमने सभी वर्गों की बेहतरी के लिए प्रयास किया है और जो 2047 की हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से $2 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, अर्थात 250 लाख करोड़ का बजट का जो रोडमैप तैयार किया गया है, उसी सिलसिले में अपने बजट को 5 साल में 2 गुना करने का संकल्प लेकर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस दस्तावेज में केवल आंकड़े नहीं है, ये ठोस निर्धारित लक्ष्य है जिसके आधार पर व्यवस्थित प्लानिंग की गई है। गरीब, महिला, किसान, युवा सभी वर्गों की बेहतरी के साथ साथ ये बजट गांव, गरीब और खास करके व्यवस्थित प्लानिंग के भरोसे से मध्य प्रदेश विकास के मामले में एक नई, केवल सड़क पे चलने की स्थिति नहीं, हवाई उड़ान की तरफ आगे बढ़ेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जहां इसमें सर्वहितैषी योजना के माध्यम से हमारा राजकोषी जो अंदाज है, जिसके आधार पर ये बजट को डबल करने का प्लान बनाया गया है, ये बजट पिछले बार से 15% ज़्यादा है, अर्थात 4,21,032 करोड़ का ये बजट है जो आज तक के सारे रिकॉर्ड से बाहर जा रहा है और एक अलग प्रकार की अपनी हमारी तरलता की, आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ीकरण की बड़ी पहचान बन रहा है। मैं मान के चलता हूँ इस बजट के माध्यम से जो हमारा 2025-26 का बजट है, 2025-26 के बजट में 24-25 के बजट की तुलना में जो राजस्व में वृद्धि हुई है वो 7% हुई है और 2025-26 की तुलना में 2024-25 की अनुमान से पूंजीगत व्यय में ये खास बात गौर करने लायक है, इसमें 31% वृद्धि का अनुमान रखा है। हमारी निवेश की 31% का जो कल्पना की है, वाकई ये अद्भुत है। ये मान के चलो कि ये राज्य के आर्थिक दृष्टि से रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करेगा। मैं मान के चलता हूँ कि 2025-26 में जो विभिन्न प्रकार के व्यय के बारे में जो प्रावधान किया है, ये 17% अधोसंरचना के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने 17% की जो इसमें प्रावधान किए हैं, ये पिछली बार के 2024-25 की तुलना में 31% ज़्यादा है। 31% ज़्यादा रखने का मतलब है कि हम सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बता रहे थे कि 15% आकार इस बार बजट का बढ़ा है अगर पिछले बजट से इसकी तुलना करें। और यही बात थोड़ी देर पहले बीजेपी की तरफ से डॉक्टर हितेश वाजपेयी कह रहे थे कि 618 करोड़ रेवेन्यू सरप्लस बजट माना जाता है कि एक अच्छा बजट है आर्थिक पैमानों पर, और इस तरह से इसका आकार बढ़ा है। और जो बातें थीं कि पुलिया जी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी आप बस मैं तब तक फ़ायदा उठा लेता हूँ आपके समय का कि देखिए सिंचाई का रकबा जैसे 7 लाख हेक्टेयर कंटिन्यूस बढ़ा रहे हैं, इस साल भी हमने ऐड करने के लिए लक्ष्य रखा है। तो हमने ये कहना चाहता हूँ कि पुरानी योजनाओं को कंटिन्यू रखा है, चाहे लाडली लक्ष्मी। एक बहुत नई बातें क्या हैं जिसकी तरफ मिश्रा जी ने भी जानना चाहा, मैं उस पर ज़रूर आना चाहूँगा, मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग है। प्रत्येक संभाग में आईआईटी के जैसा संस्थान एमआईटी के रूप में डेवलप कर रहा है। ये पढ़ी मतलब 10 आप सोचिए बड़े संभाग स्तर पे आपके एमआईटी बनने जा रहे हैं। डिजिटल यूनिवर्सिटी, देखिए हम डिजिटल की कल्पना करते हैं लेकिन उस दिशा में डिजिटल यूनिवर्सिटी हमारे पास नहीं है। फिर इसी प्रकार जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, ये भी एक बहुत बड़ा उपक्रम है। हमारे पास डिफेंस के इतने सारे इंस्टॉलेशन हैं
तो उनको एकेडमिकली रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बैकअप देने के लिए ये एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। ये नई चीज है, ये नई चीज। इसके बाद फिर हम आते हैं तो एक लाडली बहना में बड़ा नया ट्विस्ट आया, जिसकी तरफ आप भी क्यूरोसिटी से पूछ रहे थे, आया क्या है। देखिए, इसको लेकर जो एक बीमा समिति जो बनाई, राज्य स्तरीय बनाई जा रही है, ये डिफरेंट योजनाओं को एकीकृत करेगी। अब हमने मान लिया कि चुनाव में एक चुनावी घोषणाएं रही, चुनाव के बाद ये लागू हुई, लागू होने के बाद राशि बढ़ाई गई और उस दिशा में बढ़े। अब इनको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से जोड़ा जाए, इनको अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाए, जो हम बोलते हैं ना जन्म से लेके जन्म मतलब मृत्यु के पश्चात तक। इसको थोड़ा और एलोबरेट कीजिए, क्या इसमें स्किल डेवलपमेंट भी आएगा? इंटीग्रेशन होगा। अभी होगा। फिलहाल जो सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स है, जिसको सामाजिक सुरक्षा बोलते हैं, सोशल वेलफेयर नहीं, सामाजिक सुरक्षा की जितनी एज ग्रुप की स्कीम्स हैं उनको इससे अमलगमेट किया जाएगा, उनको इकट्ठा किया जाएगा, एकजाई किया जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग घोषणाएं हुई हैं। तो जैसे अटल पेंशन योजना जो 60 वर्ष से ऊपर की पेंशन की स्कीम है, तो भाई लाडली लक्ष्मी का क्या होगा, तो उसमें हम मर्ज करेंगे इसको, तो मर्ज करके उसका फिर 1 अप्रैल से जो बहुत अच्छी बात करी है, जो 7वां वेतन आयोग की जो अनुशंसाएं हैं उसको पुनरीक्षित करके ये सरकारी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा हुआ है। एक और नई चीज जो है शरद जी, इस बजट में हमारा चेहरा क्या, लक्ष्य क्या है, तो 25-26 को उद्योग और रोजगार का माना गया। इसमें एक फिगर जो सुधरा है, मैं पराशर जी का भी ध्यान चाहूंगा कि हमारा प्राइमरी सेक्टर, पराशर साहब, जो मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है 54% प्लस होता था सकल घरेलू उत्पाद में जिसका कंट्रीब्यूशन, वो घटकर 44 हुआ, ये अच्छी बात है। और हमारा जो टर्शरी सेक्टर है वो 36% गया, मुझे ऐसा ध्यान है 26 के आसपास था पहले कभी, तो वो 36% गया है। और मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेटली हमारा 19 के आसपास है। तो मैन्युफैक्चरिंग हम जानते हैं कि हमारा स्लो है, लेकिन सर्विस सेक्टर का बढ़ना और ये 44 से और नीचे की तरफ प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन का आना है एग्रीकल्चर का टोटल जीडीपी में। नए औद्योगिक क्षेत्र है, इससे क्या ये बहुत अच्छी बात है। बढ़ावा देखिए साहब, ये 14,500 करीब हेक्टेयर भूमि जो है, एकड़ भूमि जो है, इसमें करीब होगी। और इससे जो आप पूछ रहे थे, केवल इस मात्र से, इसके यूटिलाइजेशन से 3 लाख रोजगार आएंगे। जबकि हमारा जो लास्ट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है उसके आंकड़ों के अनुसार लगभग, यदि वो धरातल पर पूरे आते हैं, मतलब हम कह सकते हैं टारगेट वैल्यू उसकी 21 लाख रोजगार की है। तो ये कोई कम नहीं है। हम मान लेते हैं कि उसमें जब हम एग्जीक्यूशन पे आएंगे तो मिश्रा जी को बोलने को मिलेगा और उसमें हम थोड़ा सा जो कम होगा की तरफ फिगर। से बात थी 24,000 करोड़ के करीब हम ब्याज का, मतलब ब्याज के तौर पर। देखिए, उसको तो आप इससे मानकर चलिए ना कि हमारे फिस्कल पैरामीटर सब रेंज में है। हम 4.6 का बजट दे रहे हैं, तो बार बार कर्ज और उसके देयकों की बात इसलिए करने का कोई बहुत औचित्य नहीं है कि हमारे फिस्कल पैरामीटर डिस्टर्ब हो रहे हैं। राजकोषीय घाटा से हम 10-12%, किसानों के लिए क्या है डॉक्टर साहब, वो कह रहे थे किसानों के लिए नहीं है। बहुत अच्छी बात इसमें आपने पूछी, मेरे एकदम वो होता है। देखिए, रूटीन हमारी जो ब्याज मुक्त ऋण की और सब स्कीम चल रही है, उसके लिए लगभग 750 करोड़, 690 करोड़ के आसपास, 94 करोड़ रुपए प्रावधान केवल ब्याज के लिए किया गया कि हम उस स्कीम्स के लिए प्रावधान करके उनको कंटिन्यू रखेंगे, उनको बैंक्रप्सी के लिए नहीं छोड़ा है। दैट मीन्स कि हमारा 0% ब्याज वाला और ये सब कंटिन्यू रहेगा। और ऑलरेडी आप जानते हैं कि ये विषय अलग से भी लिया जाता है, जैसे 2600 रुपए गेहूं के समर्थन मूल्य को करते हुए 175 रुपए बोनस की बात भी की गई है। तो ऑलरेडी अभी कुछ दिन पहले घोषणाएं हो चुकी हैं। ऐसी जो नई योजना में मैंने आपको बताया, लाडली बहनों को अटल पेंशन योजना के सर इसका एग्जीक्यूशन देखिएगा, बहुत खूबसूरत निकल के आएगा आगे चल के। नई में एक और जो मुझे अच्छा लगा कि धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान, इसमें आवंटन भी किया है 200 करोड़ का। इसमें सर लगभग 19 लाख जनजाति परिवार, आपने देखा होगा जो शहरिया या ऐसी जनजातियां हैं जो कुपोषण से लड़ रही हैं, ऐसी लगभग 2.25 लाख 2.2 लाख जो महिलाएं हैं, उनको 1500 रुपए महीना दिया जाएगा कुपोषण से लड़ने के लिए। तो जब हम इसको लेकर आते हैं तो ये लगभग 19 लाख जनजाति परिवार, मतलब लगभग 94 लाख परिवार इसमें कवर में आएंगे, 259 विकास खंडों में, और लगभग 11,300 गांव में ये लोग फैले हुए हैं। तो आप इस बात को सर समझिए कि ये पहली बार आया है। ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। पाराशर जी मेरे को और बता सकते हैं, पुराना विशेषज्ञ है। इसी प्रकार एक और सर थोड़ा सा लूंगा, यूनिफाइड पेंशन योजना, ये पहली बार बजटरी प्रावधान इसमें हुए हैं कि इसके लिए
उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी कि कैसे हम क्योंकि देखिए शासकीय कर्मचारी जो इस बजट को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इनकी मांग थी कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, उसके बाद हम लोग एक मॉडल लाए थे यूनिफाइड पेंशन स्कीम का। तो राज्य के कर्मचारियों के लिए भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी जो इस विषय को पूरा देखेगी। और जो एकदम नया है, जो आपको पता ही है, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना, ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रामीण परिवहन को लेके आपने सुना होगा राज्य परिवहन निगम का जो फिर से आने की बात हो रही है और ये सब हो रहा है। तो ये नए प्रावधान हैं, मैंने बहुत तेजी से इसलिए बताएं कि सर मतलब वो लगभग रिपीट हो जाएगा। तो मेरा मानना है शिक्षा के क्षेत्र को लीजिए, ग्रामीण परिवहन को क्षेत्र को लीजिए, लाडली बहनों में नवीनीकरण को, इंटीग्रेशन ऑफ जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं वो इस बजट के टारगेट में लाकर उनको बनाना। जो आपने शिवराज जी का जैसे भाषण आप फॉलो करते थे कि हमने जन्म से लेकर यहाँ तक की स्कीम बनाई है, तो इन स्कीम्स को नेशनल पेंशन स्कीम्स के साथ में, और आपने देखा होगा तीनों प्रधानमंत्री की स्कीम है, जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना और एक और स्कीम है, तीनों का इंटीग्रेशन कर कर लेके आना। और अपार्ट फ्रॉम सिंचाई जैसी योजना है, परिवहन जैसी, इसमें जो रूटीन हमारा खर्चा था या लाडली बहना का जो 18,000 करोड़ से ऊपर का जो खर्चा, उसको हमने मेंटेन किया है। और राजकोषीय घाटा विद इन लिमिट है, राजस्व आधिक्य का बजट है, तो इसीलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप अच्छे पर। और हाँ, एक भी कर नहीं बढ़ाया गया है। तो मेरा यदि बॉटम शेल बोलें तो इस बजट से मुझे महसूस होता है कि उद्योग और रोजगार का वर्ष मनाते हुए हम एक विश्वास का बजट लोगों के सामने लेकर आए हैं जिस पर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसके लिए शुभकामनाएं आपको। मैं इंदौर चलना चाहूँगा जहाँ काफ़ी देर से हमारे साथी पीयूष पारे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ हमारा इंतज़ार करें। जी पीयूष, ओवर टू यू। जी बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, इस बजट को लेकर इंदौर डेवलपमेंट फोरम के तमाम सदस्य क्या सोचते हैं, सीधे बातचीत करेंगे। सर, सबसे बड़ी बात है औद्योगिक राजधानी इंदौर है और टैक्स नहीं बढ़ाया, इसको लेकर भी आप लोग बड़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं। कैसे इस बजट को देखते हैं? क्विक रिएक्शन सर। मध्य प्रदेश 2025 का जो ये बजट है, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एवं डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा द्वारा जनता की भावनाओं के अनुरूप पेश किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विजन को ध्यान में रखा गया है, उनके कमिटमेंट और डिलीवरी की बात को भी ध्यान में रखा गया है। ये बजट विकास, धर्म और संस्कृति का संगम है जो विकास की लहर को आगे ले जाएगा और प्रदेश को देश के उन्नत राज्य बनाएगा। तकनीकी पक्षों पर भी कुछ प्रकाश हो जाए। बजट बड़ा अच्छा है, इनको बड़ा अच्छा लगा, ये बड़ी अच्छी बात है। पीयूष, थोड़े से तकनीकी पक्ष अगर पता चले इनके माध्यम से कि क्या किस किस सेक्टर के लिए क्या अच्छा है। जी जी सर, कौन से सेक्टर के लिए आप देख पा रहे हैं? क्योंकि उद्योग को लेकर जो नौकरियों की बात की जा रही, कितना प्रभावित है? क्योंकि इंदौर औद्योगिक राजधानी और कमर्शियल कैपिटल। उद्योगों के माध्यम से 3 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इस बजट के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो इन्वेस्टर मीट की गई थी, उसमें प्रदेश के उद्योग के इन्वेस्टर और विदेश के इन्वेस्टरों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और ये इन्वेस्टर मीट अन्य इन्वेस्टर मीट से सबसे ज्यादा सफल इन्वेस्टर मीट थी, जो उद्योगों को भी बढ़ाएगी और प्रदेश में पैसे का भाव भी लाएगी और प्रदेश की जीडीपी भी बढ़ाएगी। सर, आपसे एक रिएक्शन लेंगे, क्या कुछ देख रहे हैं युवाओं के लिए कितना जो है ये बजट में खास तौर पर ध्यान रखा? युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा बजट है। विशेषकर में इसमें डिजिटल विश्वविद्यालय की बात कही गई है, जो कि बहुत ही बढ़िया है और हमारे मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने में काफी योगदान देगा। और मुझे लगता है कि इसी प्रकार से स्किल डेवलपमेंट भी इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार लेके आ रही है, जो मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगा। कितने नंबर देंगे 10 में से? सर, मैं तो इस बजट को 10 में से 10 नंबर दूंगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया है और इसके लिए मैं बधाई दूंगा हमारे मध्य प्रदेश सरकार को और मध्य प्रदेश की जनता को। चलिए सर, तो सुना आपने किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट की बात है, चाहे उद्योगों की बात हो, इन तमाम सेक्टर्स में कहीं ना कहीं यहाँ पर फोकस सरकार का है, ऐसा इंदौर के तमाम जो डेवलपमेंट फोरम से जुड़े हुए सदस्य हैं उनका कहना है। जी बिल्कुल ठीक है, और भी कोशिश कीजिएगा कुछ और रचनात्मक सुझाव, जैसे डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने हमें बताया था। MIT एक मुझे बड़ा अच्छा प्रोविज़न लगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रावधान है, क्योंकि हमें इस क्षेत्र में ही हम कुछ पिछड़े हुए हैं। अगर कंटेम्प्रेरी जो माहौल है देश में और हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, ख़ासतौर से मैं गुजरात की तरफ देखना चाहूँगा, महाराष्ट्र की तरफ देखना चाहूँगा, कर्नाटक की तरफ देखना चाहूँगा, तो अगर हम कहीं पिछड़ते हैं तो यही पिछड़ते हैं कि हमारे पास डिजिटल विश्वविद्यालय एक ऐसी संकल्पना है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में बहुत ही मुफीद है।
लेकिन यहाँ वर्ल्ड क्लास लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर और वैसे ही एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने की तरफ। लक्ष्य भी आईआईटी के समकक्ष रखा है जी, इसको जी। उल्लेखित किया ये है मुझे आपकी बहुत भावना अच्छा लगा। एमआईटी की जो बात हुई ये काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। जयप्रकाश जी, मैं जितेंद्र जी की तरफ चलूं उसके पहले एक क्विक रिएक्शन आपका, कुछ और समालोचना से जुड़ी हुई बातें जो आपको लगती हैं, जहां मेहनत की जानी थी लेकिन पीछे बंधे हैं हाथ, लेकिन शर्त है सफर, किससे कहें कि पैर का कांटा निकाल दे। क्योंकि वित्त मंत्री और सरकार की मुश्किल ये होती है कि जो दिख रहा है उससे बाहर जाना बड़ा कठिन होता है। तो कहाँ आपको उस तरह की कुछ चुनौतियां भी नजर आई हैं इस बजट में? नहीं, जैसे अभी डॉक्टर साहब चर्चा कर रहे थे कि प्राइमरी सेक्टर में भी हमने मतलब डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पे घटाया है और टर्शरी में बढ़ाया है। अब मैं इसमें लेकिन जैसे टर्शरी सेक्टर या सेवा क्षेत्र हम जिसको कहते हैं वो अभी भी अगर आप देखें तो नेशनल एवरेज से कम है। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स खोले जा रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट पर खर्च किया जा रहा है, ये इसमें मदद कर सकता है कि हमारे यहाँ का जो सर्विस सेक्टर है इसको ज़्यादा वाइब्रेंट और वर्ल्ड क्लास बनाया जाए। अगर हम वर्ल्ड क्लास मैन पावर यहाँ पर रखते हैं और सर्विस सेक्टर भी बढ़ता है, जैसा भी आप जिक्र कर रहे थे, तो मैं बताऊँ कि जब तेलंगाना और कर्नाटक में ये सर्विस सेक्टर बढ़ा, आईटी का जब बड़े बड़े हब बने, तो उसका सीधा असर वहाँ के जो दूसरे उद्योग थे उन पर पड़ा। जैसे तेलंगाना आज सीमेंट के क्षेत्र में देश में टॉप है, और उसकी वजह क्या है कि वहाँ पर जो ऑफिशियल स्पेस है, आवास है, इन तमाम चीज़ों की जब मांग बढ़ी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जब मांग बढ़ी, उसका सीधा फायदा उसको सीमेंट इंडस्ट्री को मिला। तो मध्य प्रदेश में भी चलिए कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुन लेते हैं जयप्रकाश जी, फिर मैं लौटता हूँ। राशि रखी गई है और जीरो बजट, कोई टैक्स नहीं, सब प्रकार की संभावनाओं से लेकर के मध्य प्रदेश को विकास के सारे समृद्धि के द्वार खोलेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। शिवराज सिंह चौहान भी नजर आ रहे हैं और आज उनके पुत्र के विवाह के बाद का समारोह भी भोपाल में है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण अतिथियों का जमावड़ा भी होगा और सारे लोग वहाँ पहुँचेंगे। जी जयप्रकाश जी। तो मैं सोचता हूँ सभी ये चीज़ें जो है इंटरलिंक्ड हैं। इस बजट में मैं जो देखता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी जोर उन्होंने दिया। कैपिटल जो अभी एक्सपेंडिचर की बात की जा रही थी, तो 2023-24 में 57,348 करोड़ था और 2025-26 के लिए 86,076 करोड़ रुपए का लक्ष्य। तो ये बिग लीप है और ये 60,000 करोड़ हुआ था। हाँ, ये जो हमने प्रतिवेदन हाँ, तो ये मुझे लगता है कि ये चीज़ काफ़ी निर्णायक साबित होगी इस लिहाज से कि ये एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, जो प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी ज़रूरत है हमें उसका निर्माण करेगी। और अब इसके अलावा जो शरद जी आपने कहा ना कि कहाँ पर क्या चीज़ पर काम होना चाहिए, मुझे जो सबसे ज़्यादा वो है कि एक सीमलेस बिजनेस रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए, जिसमें जब निवेशक आए, जो आदमी उद्योग में निवेश कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसको बड़ी आसानी हो प्रशासनिक सुधारों में आएगा। बिल्कुल। तो मैं सोचता हूँ मतलब डिफेंड कर रहा हूँ, एक केंद्र सरकार ने नहीं, वो बात बिल्कुल सही है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन सरकार का काम मेरा काम हो जाए। हाँ, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, नौकरशाही से यही उम्मीद है। बिल्कुल सही बात, जी चुनौती रहती है। तो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान बनाया है केंद्र सरकार ने, उसके ऊपर काम चल रहा है। मुझे लगता है कि उसके साथ यदि हम सिंक करते हैं अपनी पॉलिसी, जैसे इसमें जिक्र भी किया है कि 18-19 पॉलिसीज काफ़ी 18 नीतियों का एक GIS में प्रस्तुत। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे कानूनी सुधार भी ऐसे हैं जो राज्य सरकार अपने स्तर पर कर सकती है, उसको केंद्र के लिए केंद्र की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, और वो इस तरह से उस कम्युनिटी को रिलीफ दे सकती है। ये सभी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, और अगर ये सब सारे इंजन एक साथ काम करते हैं तो ये ग्रोथ को काफ़ी अच्छा बढ़ाया जा सकता है। और मैं अभी जैसे जिक्र कर रहा था दूसरे दक्षिण के राज्यों का, तो वो जो ऑन टैक्स रेवेन्यू है वो अगर मध्य प्रदेश बढ़ाने में सफल हो जाता है तो हमारी ये जो काफ़ी चर्चा होती है, ये इसका कोई खास महत्व नहीं रह जाए, क्योंकि आपके पास इतना रेवेन्यू होगा कि आप सोशल सेक्टर में डाल पाएंगे। ये जो 39 सेक्टर हैं, आपको लगता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को इससे कुछ बूस्टअप मिलेगा? नए 39 जो 39 औद्योगिक क्षेत्र बनाए ये जितने
क्षेत्र है, इनमें भी सड़कों की ज़रूरत होगी, पावर सप्लाई की ज़रूरत होगी, वाटर सप्लाई की ज़रूरत होगी। ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक पार्ट है। लेकिन इनकी क्वालिटी, जब आप किसी को बुला करके लाते हैं, किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, और उससे उम्मीद करते हैं कि वो 100 करोड़ रुपए लगाए, तो आपको उसको कम से कम ये इतनी गारंटी देना पड़ेगी कि वो। मैं पराशर जी की बात को सामान्य शब्दों में स्वीकार कर लेता हूँ कि हमको सब कुछ करने के बाद हमको अपनी प्रशासनिक दक्षता और स्वीकार्यता और इजीनेस बढ़ानी पड़ेगी, प्रशासनिक सुधार लाने पड़ेंगे कि हम इसको एग्जीक्यूट कर पाएं। पॉइंट इज वेल टेकन। सर, ये 18 नई निवेश नीति जो है सर, इससे थोड़ा सा आसान शब्दों में समझाइए। देखिए, 18 नीतियां गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करी हैं कि इन नीतियों में हम इन नीतियों को लेकर जीआईएस के समय पराशर जी ने भी बहुत बोला है उसके ऊपर, मैं सुन रहा था उनको बड़े अच्छे से, क्योंकि आप अंदर थे, मैं बाहर था। तो उन 18 नीतियों के आसपास उन्होंने रचना करी है कि हम इन्वेस्टमेंट को चलाएंगे मध्य प्रदेश में। तो उसका प्रस्तुतिकरण उस वहाँ पर किया गया था। और जब आप डिटेल डिबेट करिए, वो क्योंकि वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि भाई कौन कौन से सेक्टर में होगा, कौन से सेक्टर मध्य प्रदेश सेंट्रिक है जिसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं, उनको कवर किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से वो क्या पॉलिसीज चेंजेस होंगे, उसको उन्होंने किया है, जीआईएस में प्रस्तुत किया गया है। तो वो पर इजी करने के लिए और ज्यादा वो इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द टोटल प्रेजेंटेशन जो उसका रखा गया है। लेकिन ये बात सच है, मैं सारी बात बिल्कुल कह रहा हूँ। देखिए, शासन के बाद ये तो शासन का काम हो गया आज बजट, इसके बाद सारा काम तो प्रशासन के ही है ना। तो ये अंतर होता है, शासन ने अच्छी नीति दे दी, अच्छा बजट दे दिया, लेकिन यदि हम पराशर जी और उनके इन्वेस्टर्स को, साथियों को यदि संतुष्ट नहीं कर पाएंगे प्रशासनिक सुधारों के जरिए, सिंगल विंडो हो गया, जो भी है, जिसकी दिशा में बढ़ रहे हैं। इसीलिए आप देखिए, मेरे तो एक लाइन का कहना है कि इस वर्ष को पराशर जी उद्योग और रोजगार का वर्ष लिया गया। मैं फिर अंडरलाइन करना चाहूँगा, ये बजट की एक पंच लाइन है। तो मुझे लगता है उद्योग और रोजगार को लेकर पूरा जोर सरकार का इस तरफ है, उसका हिस्सा प्रशासनिक सुधार जरूर बनना चाहिए, जैसा आप कह रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सरकार और उसके मुखिया ने ये समझा है, डॉक्टर मोहन यादव ने, कि अब मध्य प्रदेश को जरूरत किसकी है। आप कृषि में जी आप पंजाब को टक्कर दे चुके, हरियाणा को टक्कर दे चुके, अब कृषि में आपके पास कुछ साबित करने के लिए नहीं है। दुग्ध क्रांति का भी जो स्तर मध्य प्रदेश में है, आप उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। अब आपके पास बचता है प्रदर्शन कि औद्योगिक क्षेत्र में आप आगे बढ़ें और हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में काम करें। हेल्थ में ज़रूर आयुर्वेदिक 11 आयुर्वेदिक कॉलेज नए बनाए जाएंगे, करने की बात है, और तमाम चीज़ें। और हर जिले में मेडिकल कॉलेज पे हम लोग काम कर ही रहे हैं आप, और उसको लेकर चर्चा लगातार हो रही है। लेकिन फिर भी मैं और उम्मीद कर रहा था कि हेल्थ पे कुछ और चीज़ें मिलेंगी। सर हैं जी तो पहले मैं जितेंद्र जी की तरफ चलता हूँ। आप ये मत कह देना नहीं है। कुछ समालोचना के नए बिंदु वो हमको देंगे, कुछ नए। चलिए, कुछ बाइट हमें मिल रही जया जी। बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी कुछ जी। विकसित मध्य प्रदेश का बजट है। ये बजट प्रदेश के विकास को और जन कल्याण को नई गति दे रहा है और नई दिशा भी दे रहा है। एक तरफ तो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री, वो अपनी राय रख रहे थे, और थोड़ी देर में जब और क्लैरिटी के साथ उनकी राय, उनकी बाइट हमें मिलेगी तो हम आपके लिए लेकर आएंगे। अभी मैं चलना चाहूँगा विपक्ष के महत्वपूर्ण साथी जितेंद्र मिश्रा जी की तरफ, जो लगातार इस डिबेट में हमारे साथी हैं और कुछ और महत्वपूर्ण पहलू उन्होंने ज़रूर तलाशे होंगे अब तक। जी शरद जी, हितेश जी को मैं सुन रहा था, उनके पिटारे में बहुत कुछ है। आपने स्वास्थ्य की बात की, उन्होंने कहा उसके लिए भी है। विशेष तौर पर जो समझ में आया वो, जैसे पाराशर जी ने कहा कि रेवेन्यू बढ़ाने की दिशा में अगर काम हो तो निश्चित तौर पर बहुत आगे इस इकोनॉमी को ले जाया जा सकता है, प्रदेश को ले जाया जा सकता है। लेकिन मैं तो इससे भी आगे कहता हूँ कि जो रेवेन्यू में लीकेज है उसको भी रोकने की दिशा में अगर सरकार काम कर ले तो निश्चित तौर पर इस प्रदेश के विकास को आगे ले जाया जा सकता है। आपने देखा किस तरीके से एक नकली टोल प्लाजा अगर प्रदेश में चलता है तो वो निश्चित तौर पर सरकार का रेवेन्यू किसी और खाते में जा रहा था। आपने देखा कि एक कर्मचारी का छापा डालो, 52 किलो सोना निकल रहा है, 2.5 क्विंटल चांदी निकल रही, करोड़ों रुपए निकल रहे। अगर इसको भी रोक दिया जाए, कहीं ना कहीं जैसा कि अभी आया हितेश जी ने भी साफ कहा कि जिम्मेदारी सरकार की बजट बनाना है, इसको पालन करने का काम नौकरशाहों का होता है, प्रशासन का होता है। अगर वो ईमानदारी से काम कर ले तो निश्चित तौर पर ये सारी की सारी चीज़ें जो सामने आई हैं इनका पालन किया जा सकता है।
दूसरी चीज मैं उसकी शरद जी अभी इसको पढ़ रहा था कि कैग, ये वही कैग है जिसने 2G घोटाला और 3G घोटाले की बात की थी। ये कह रहा है मध्य प्रदेश में 2024 में, शरद जी मैं इसको पढ़ रहा था, 2024 के अंत में इसने 22-23 के बजट को लेकर के अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। 31 मार्च तक 2023 का मूल्यांकन किया है। इस रिपोर्ट के तीसरे चैप्टर में बजटरी मैनेजमेंट के प्रश्न नंबर 97 में ये लिख रहा है कि बजटरी एलोकेशन की बुनियाद अनरियलिस्टिक प्रपोजल के आधार पर रखी गई है। पुअर एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, वीक स्कीम इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटीज़ हैं। और उसने बताया है कि इस वर्ष राज्य सरकार ने सप्लीमेंट्री बजट 3,21,658 करोड़ का रखा था। 2,71,114 करोड़ रुपए खर्च किए। 50,543 करोड़ रुपया ये राशि खर्च नहीं की गई। और आखिर में इसको ये जो इसमें से 35,000 करोड़ शरद जी ग्रांट का पैसा है जो रेवेन्यू सेक्शन का है जी, 11,000 करोड़ रुपया कैपिटल सेक्शन का है। और आखिर इसको लैप्स होने दिया। मैं पूछता हूं कि इसमें किसकी गलती मानेंगे? हितेश जी भी बैठे, पारसर जी भी बैठे। नहीं, चुनाव आयोग नहीं है, इसके मैनेजमेंट को अगर टाइमली कर दिया जाता, चुनाव तो देखिए, समर्थन कर दीजिए, बंद हो जाएगा। चुनाव तो हर चीजें आपके सामने रहेंगी, चुनाव बंद नहीं होते। आपका स्मार्ट मैनेजमेंट जो है, आज आखिर इतना पैसा लैप्स हुआ या आखिरी में आपने सरेंडर किया, ये बताता है कहीं ना कहीं नियत में कोई खोट है। या नियत में खोट ना हो तो आपकी वर्किंग इतनी कामगर नहीं है जो इस पैसे का उपयोग किया जा सके। 8 महीने आचार संहिताएं नहीं मिश्रा जी। नहीं, वो मानता हूं मैं आपकी बात को, लेकिन इसका मतलब ये है कि आज आप नए बजट की मांग कर रहे हैं, पुराने 31 मार्च तक आप उस बजट के पैसे को सरेंडर कर रहे हैं या लैप्स करने के बाद, चलिए मैं मान गया। अब ये बताइए आप कि अभी आदिवासी भी बात हुई थी, पंचायत विभाग में 10,344 करोड़ रुपए की बात हुई, 5,700 करोड़ रुपए आपने खर्च किया। तो ये सब चीजें चुनाव आयोग पर नहीं डाली जा सकती हैं। इसको लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा और सुनिए आप, केंद्र सरकार भी आपको बजट देने में कहीं ना कहीं कंजूसी कर गई और आपने एक शब्द उस सरकार के खिलाफ नहीं निकाला। क्या इसलिए कि डबल इंजन की सरकार है? दूसरी सरकारें होती तो आप आज कोस रहे होते कि केंद्र सरकार ने जो बजट का ऐसा तो मत करो सर, हमारी सरकार को हम क्यों बोलेंगे, वो आप बोलो। नहीं, अरे कम से कम सरकार अन्याय कर रही है, उस पर बात तो होना चाहिए। हितेश जी, हमारी सरकार हो आपकी सरकार हो, 11,000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म लोन, 50.82 ये कम प्राप्त हुआ है। 50% राशि केंद्र दे रहा है, आपसे कह रहा है स्कीम बनाइए, पैसा हम देंगे। जब पैसा देने की बारी आती है तो क्यों मध्य प्रदेश को ठगा जाता है? क्यों मध्य प्रदेश के साथ न्याय नहीं होता? वो यूटिलाइजेशन बेस्ड है, तो यूटिलाइज नहीं कर पाए। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हम जब उस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो जितेंद्र जी, कुछ सवाल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की तरफ से भी उठे हैं, डॉक्टर वाजपेयी के सामने में रखता हूं। उनका आरोप है और दावा है कि कन्या विवाह योजना में 2023-24 की तुलना में 24-25 में 77% हितग्राही कम हुए हैं, ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं। तो क्या कुछ फर्जी विवाह की कई कंप्लेंट्स थी? नहीं सर, इसमें फिर मैं कहूँगा, देखिए जब भी आचार संहिता लगती है तो वेलफेयर स्कीम की राशि नहीं बढ़ पाती है, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आपको इस ईयर को मान के चलना पड़ेगा, जो वेलफेयर डीबीटी स्कीम्स हैं वो कई जगह रोक लग जाती है और इस वजह से उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता। तो जो मिश्रा जी कह रहे हैं उसका हमको, यदि वो केंद्र से संबंधित है तो आवंटन नहीं मिलता। मतलब ये साइक्लिकल प्रोसेस है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ मिश्रा जी की बहुत सारी बातों, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन उसकी एक लॉजिकल रीजनिंग है। हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं। देखिए, कुल मिला के देखें तो दर्शकों के लिए मैं एक लाइन मिश्रा जी की तरफ से भी कह देता हूँ कि हमारे विपक्ष के लिए बजट को लेकर बहुत चैलेंजेस नहीं है, और बजट के बाद उसके क्रियान्वयन, प्रशासनिक सुधारों की तरफ पराशर जी और मिश्रा जी दोनों, हमारी पराशर जी हितग्राही वर्ग का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, मिश्रा जी अपोनेंट्स का कर सकते हैं, तो वो त्रुटियां बताएंगे और उसमें सुधार की आवश्यकता है। एक बात और कही गई है जितेंद्र जी, ये एक सवाल और रख, हाँ बोल लीजिए, आप बोलिए। मेरा ये कहना है, ये जो बेनिफिशियरी स्कीम हो गई, इनमें तो मान लिया आपने कि आचार संहिता के कारण कुछ समय लगता है, लेकिन आप ये तो स्वीकार करेंगे कि 70,000 शिक्षकों के पद रिक्त थे। शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या काम किया, ये सवाल तो उठाना हमारा लाजमी फर्ज बनता है। 70,000 शिक्षकों की तो समय निकाल करके नियुक्ति कर दी जाती। 2.5 लाख से 70,000 पे आए हैं, ये भी खत्म करेंगे। अरे मेरा यही तो 2,38,000 थे, आप याद करो कमलनाथ जी के समय। शरद जी ने पूछा तो आपने कहा शिक्षा के क्षेत्र में और काम होना तो मैं बता रहा हूँ, निश्चित तौर पर 2.38 से 70 पे आए हैं।
तो कहीं ना कहीं आज हम शिक्षा की दिशा में आपकी तारीफ कर रहे होते, आपकी प्रशंसा कर रहे होते, तो इसमें बहुत काम करने की आप जरूरत है। इत्तेफाक करेंगे मिश्रा जी की 238 से 70 पे आ गए हैं। शरद जी देखिए, मेरा ये कहना है 3.5 लाख छात्राएं ड्रॉप आउट हुई हैं, इस पर क्या बात करेंगे आप? हमारा ड्रॉप आउट रेट घटा है। 3.5 लाख छात्राएं अगर 12वीं पास नहीं कर पाती है, घर बैठ जाती है, तो कहीं ना कहीं या तो लॉ एंड ऑर्डर के कारण, या आपकी शिक्षा के प्रसार के लिए, या जिसकी आप लाडली बहना की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं नारा कमजोर हुआ। 3.5 लाख छात्राएं अगर घर बैठ जाती है तो सरकार को विचार करना पड़ेगा। ये संख्या विचारणीय प्रश्न है। मैं सहमत हूँ, एक भी बैठती है तो है, लेकिन जब ये संख्या शासन स्तर पे लगातार घट रही है तो हमको ये उत्साह दिलाती है। इसीलिए मैंने कहा ये विश्वास का बजट है, विजय का नहीं। डॉक्टर भट्ट, एक सवाल और है। कमलनाथ जी कह रहे हैं अपने वक्तव्य में कि बीजेपी के घोषणा पत्र के अनुसार 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं और 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान की बात की गई थी, तो इसके बारे में वित्त मंत्री ने कुछ देखिए, क्योंकि इस पे निर्णय आ चुका, मैंने बताया था ना आपको कि भाई 2600 रुपये प्लस 175 बोनस। क्योंकि देखिए क्या होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है वो नेशनल प्रॉपर्टी है और हमको उस बोर्ड के साथ काम करना होता है। पहले भी आप इसको कवर कर चुके हैं। वो तो गनीमत मानिए कि हमको 175 रुपये बोनस की अनुमति मिल गई है, तो ये आपका 2775 रुपये हो जाएगा। अब जो हम गेहूं का प्रोक्योरमेंट 15 मार्च से शुरू कर रहे हैं, को कैसे कंपनसेट कर रहे हैं? 15 मार्च से हम शुरू भी कर रहे हैं। धान भी इसी प्रकार होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसान हितैषी, हम 12,000 रुपये साल का 1,000 रुपये महीना तो किसान को दे ही रहे हैं, जिसका कोई उससे संबंध ही नहीं है। तो देखिए, किसान अभी आप बहुत अच्छी बात कही, हम लोगों ने ये देवी अहिल्या कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये नया है, ये बताना भूल गया था मैं। ये किस लिए है कि आदमी परंपरागत खेती से उठकर उन्नत खेती की तरफ बढ़े, उसका प्रशिक्षण देना किसानों को। जी। तो ये किसानों में भी कमर्शियल क्रॉप्स और जो वैल्यू एडिशन की क्रॉप्स है वो बढ़े, उसके लिए किसानों में प्रशिक्षण देना, ये एक नई स्कीम लेकर आए हैं। फिर ये बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है, जो दर्शक सुन रहे हैं किसान की खेती से जुड़े हैं, इससे जिलों में जुड़कर वो मशरूम की खेती है या बाकी चीज़ों की उसकी तरफ बढ़ सकते हैं, कमर्शियल क्रॉप की तरफ। तो किसानों की तरफ ध्यान ऐसा नहीं है, इस बजट में भी रखा गया है। बिल्कुल ठीक और बात है। 690 का मैंने आपको बता ही दिया है कि जो ब्याज मुक्त ऋण और बाकी के उसके लिए प्रावधान अलग से। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम टमाटर की जो दुर्दशा देख रहे हैं किसानों की, या आप अपने खेतों में छोड़कर जा रहे हैं। ये सर बीज की वजह से ज्यादा है। जो हम टमाटर उगाते हैं वो चटनी वाला है और केचप वाला रेट पाता है, तो हमको धीरे धीरे बीजों को बदलना है। खेती की मैं बात कर रहा हूँ, पत्ता गोभी की भी यही स्थिति बनी कुछ जगह, तो ये किसानों की आलू का होता है, आलू का होता है ज्यादा उत्पादन होने। पिछली बार हमने लहसुन की यही स्थिति देखी थी, मंदसौर, नीमच और जहाँ। तो ये किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि राज्य सरकारें ये लर्निंग्स उनके लिए दें और ऐसी स्कीम्स लेकर आएँ कि वो ऐसी उन्नत कैश क्रॉप की तरफ जाएं, बीज बदलें। हाँ, बीज बदलें और खेती का पैटर्न भी बदलें, जिससे कि वो ऐसी कैश क्रॉप ले सकें और जिसमें ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा इंतज़ार ना करना हो। जयप्रकाश जी, क्या इस बजट की अगर मैं बात करूं, उमंग सिंगार जी का एक इंटरव्यू भी हमारे पास है, मैं आपकी टिप्पणी के बाद दर्शकों की तरफ चलूँगा उस इंटरव्यू के साथ, कि जो डॉक्टर वाजपेयी कह रहे हैं, मैं भी उससे कुछ इत्तेफाक ज़रूर रखना चाहूँगा कि ये चुनावों के साल में काफ़ी लंबा समय हो जाता है जब आप आचार संहिता और इन सब में उलझते हैं, तो कठिनाई होती है। तो इस बजट में कोई जोखिम उठाने की कोशिश नहीं की गई है। उद्योग वर्ष है ये और मुख्यमंत्री का बहुत फोकस है उद्योगों की तरफ, तो 39 नए सेक्टर्स हैं। बाकी कुछ डिस्टर्ब नहीं किया गया है, अधिकांश चीज़ों को यथास्थिति रखकर कुछ एलिवेशन के साथ आगे बढ़ने की ही कोशिश की गई। ये पुरानी समस्या है, मतलब ये नई समस्या नहीं है कि हमारे यहाँ जितने भी बजट बनते हैं, 5 साल की जो सरकारें 5 बजट बनाती हैं मान लीजिए, तो काम उसमें 4 ही साल होता है। 5वां साल आमतौर पर वो चुनाव की भेंट चढ़ता है। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी गहरी समस्या है और इसी वजह से वो एक साल हम पिछड़ते जाते हैं पूरी इकोनॉमिक। बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। तो ये एक समस्या हमेशा रही है, इसके ऊपर काफ़ी विचार भी कई बार किए गए हैं और इसको हल करने की दिशा में समय समय पर कुछ कदम उठाए गए, लेकिन अब ये रहेगी और मुझे लगता है कि इसी के बीच में एक विलिंगनेस दिखा करके, एक पॉलिटिकल विल दिखा करके और सबको मिल करके इस पर रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देश के लिए और हमारे राज्य के लिए।
तो मुझे लगता है कि एक कंसेंसस से एक चीज़ें तय हल हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकाला जाना चाहिए कि 3-4 महीने जब आचार संहिता प्रभावशील रहती है और उस दौरान ये जो चीज़ें बंद होती हैं उसका असर पूरे साल आता है। एक सरकार की फिस्कल हेल्थ पर उसका पूरा असर आता है। तो निश्चित तौर पर इसका कोई हल निकालना जाना चाहिए। सरकारें कोई भी हों। वित्त मंत्री कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं, फिर उमंग सिंगार जी की तरफ भी चलेंगे। कि बजट है क्या और बजट में क्या प्रावधान किए, कहाँ कौन कौन से विभागों में प्रावधान किए, किस किस काम के लिए किए, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए कितने किए, अब कौन सी योजना ये सरकार योजना बंद कर रही है, वो लाडली बहना का क्या होगा, इसका क्या होगा। मुझे लगता है कि कोई योजना बंद नहीं होगी, न कोई राशि की कमी आएगी और सरकार कोशिश कर रही है कि हमारे राजस्व के हमारे और कुछ साधन बढ़े, रेवेन्यू के हम नवाचार करने के हम पक्ष में हैं और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। मैं आज के अवसर पर मैं सोचता हूं कि बहुत कुछ विस्तार से आ चुका है और हमको खुशी है कि हम निरंतर प्रगति के पथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और भी हम तो चाहते हैं कि आप सबका भी, इसीलिए सुझाव आमंत्रित करते हैं कि आप सबका भी सुझाव आ जाए। चलिए, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी ने कुछ देर पहले बंसल न्यूज से बात की है, उनका क्या रिएक्शन है सुन लेते हैं। किया है और बजट के बाद कांग्रेस विधायक, तमाम जो विधायक हैं यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि बजट को लेकर किस प्रकार से अब कांग्रेस सरकार को घेरती नजर आएगी। बजट को लेकर क्या कहेंगे? सरकार कह रही बहुत अच्छा बजट है, गरीब, किसान, महिला और युवाओं पर आधारित। देखिए, ज्ञान शब्द लेके आए तो गरीब के लिए, युवा के लिए, तो मैं समझ में नहीं आता है कि उस गरीब की क्या समय पे खाद्यान्न मिल रहा है, कि सरकार ने उसके लिए क्या मुहैया व्यवस्था कराई, वो स्पष्ट नहीं। राज्यपाल के भाषण में आपने कहा कि 5 रुपए में कनेक्शन देंगे, लेकिन क्या 5 सरकार के, राज्यपाल के और मंत्री, वित्त मंत्री जी के भाषण में विरोधाभास है। पिछड़ा वर्ग के लिए जो जनसंख्या है उतनी पर्याप्त उन पर राशि नहीं है। SC, ST, SC लेकिन क्या आपने ST चलिए, तो हम आपको बाद में डिटेल में इसको सुनवाएंगे। कुछ ऑडियो का भी इशू प्रतीत हो रहा था। डॉक्टर साहब, मैं देख रहा था कि 5 साल में 1 लाख किलोमीटर सड़कें और रेलवे ब्रिजेस 500 ROB। जी 500 ROB और इसी के साथ 3500 किलोमीटर नई सड़क और 70 पुल। तो रफ्तार तो फिर सड़क पर ही दौड़ने की कोशिश है सरकार की। ये आपने बहुत, देखिए क्या है, जो इरिगेशन भी जोड़ लीजिए, 7 लाख हेक्टेयर। जी बिल्कुल ठीक बात। 100 लाख हेक्टेयर 2029 तक का लक्ष्य है। अब इसमें सर देखिए, जो पराशर जी कह रहे थे ना, और जो मैं भी कहना चाह रहा था कि जो कैपेक्स हम लगा रहे हैं, ये कैपेक्स में ये सब चीजें कवर हुई, पुल, पुलिया, सड़कें। और एक बात और मैंने कही थी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसके साथ साथ मुख्यमंत्री की सड़क योजना भी चलती है राज्य की ओर से, ये हम लोग मानदंडों तक पहुंच गए जी, तो उसके नीचे जाना, फिर 100 करोड़ रुपए जैसे क्षतिग्रस्त पुल पुलिया हैं, उसके लिए अलग से बजट नहीं तो PWD के बजट में आमतौर पे जाता था, लेकिन इसको आइसोलेटेड उसके लिए रखा गया है। जो आपको यात्रा में मिलता है ना कि ये पुल, मिश्रा जी भी कई बार दिखाते हैं, हम पे कटाक्ष करते हैं कि साहब देखो ये आपका पुल गड़बड़ हो रहा है, तो उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान करना। और देखिए 500 ROB ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज रेलवे को बिना सड़क व्यवधान किए हुए किस प्रकार हम नगरीय क्षेत्रों से निकाल दें। नगरीय क्षेत्रों का विस्तार हो गया, अब रेलवे लाइन तो इधर की उधर होगी नहीं शरद जी। तो रेलवे लाइन जो पहले आउटर में होती थी वो अब शहर के बीच में आ गई है। तो ऐसी अवस्था में भाई सरफेस परिवहन जो होता है, सड़क परिवहन को हम किस प्रकार रेलवे से करें, तो उसके लिए हमको ROB के निर्माण बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इन्वेस्टमेंट है। और आप मानकर चलिए, जब इस सब में हम लगभग 80-85 हज़ार करोड़ रुपए डालेंगे तो ये मार्केट में पैसा आएगा, सब काम करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, ये पैसा लोगों के घर चलाएगा और इकोनॉमी में ये। तो मेरा मानना ये है कि, बल्कि मैं तो चाहता था कि 1 लाख करोड़ प्लस होना चाहिए, 4.5, मतलब पराशर जी भी इसको समर्थन करेंगे
कि हम लोग को ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए धीरे धीरे। नहीं, लेकिन जो नए निर्माण होते हैं, जैसे काराम डैम 500 करोड़ रुपए का पहली बारिश में फूटा है, मंडीदीप का हाईवे 529 करोड़ का पहली बारिश में खत्म हो गया, बैतूल वाला हाईवे आपने देखा, तो कुछ बजट इसके लिए भी रख दीजिए। रखा है ना हमने, इसमें क्या करा है हमने, जैसे काराम डैम जो था वो कांग्रेस के कार्यकाल में बना था, तो हमने जांच के लिए रखा है, हम लोग जांचें कराते हैं और उसमें से सर आपने पूछा है तो मैं बता दूं, हमने उस सर्टिफिकेट तो आपने दिया है सर, बनाया तो आपने बनाया तो आपने, टेंडर आपने निकाला, टेंडर के बाद गुणवत्ता का सर्टिफिकेट, क्वालिटी कंट्रोल का सर्टिफिकेट देने का पुल और सड़कों को बीजेपी कांग्रेस में मत कर दीजिए। नहीं, देखिए मेरा ये कहना है कि जो पहली बार जब ठेकेदार पेमेंट लेके जाता है और फूट जाता है, तो एक बजट इसके लिए भी रखिए, इसकी पूरी जांच कर रहे हैं। क्या करेंगे अब इसको सुधारने के लिए बजट रखे। पड़ोसी राज्य में तो जेल तक जा रहे हैं लोग, तो इसलिए वो हो रहा है। देखिए प्रशासनिक त्रुटियों के लिए जो, देखिए आज अपन बजट पर चर्चा कर रहे हैं, मेरा वही कहना आप तो एक सेक्टर बताओ जिसमें हमको बजटरी एलोकेशन, मैं तो स्वीकार करूंगा, क्योंकि भाई बजटरी एलोकेशन को लेके आप कोई बात करेंगे, शरद जी ये उद्योगों पर आधारित ये वर्ष का बजट सुनने में आ रहा है जी जी, और ये पहली इन्वेस्टर मीट नहीं हुई है मध्य प्रदेश में, 6-6, 7-7 इन्वेस्टर मीट हुई है। आज तो 39 नए उद्योग क्षेत्र बनाने की बात की गई है, लेकिन फिर जैसे कि अभी हितेश जी ने भी कहा कि सिंगल विंडो प्रणाली, हम लगातार सरकार को सुझाव देते रहे कि जब तक लीकेज ब्रेकेज बंद नहीं होगा रेवेन्यू का, जब तक स्पष्ट रूप से आप नौकरशाहों को टाइट नहीं करेंगे, छापे इसीलिए तो पड़ रहे हैं महाराज, जब तक सिंगल विंडो नहीं होगा। देखिए गुजरात की भी तारीफ करना पड़ेगी, वहां भी काम हुआ है, लेकिन टेबल पर बैठ के इंडस्ट्रीज को आपको जमीन, पानी, बिजली, सारे रोड कनेक्शन देने पड़ते, तब इन्वेस्टर आकर्षित होता है। मैं आपका झुककर सलाम करता हूं कि आपने मोदी जी के गुजरात मॉडल मैं बता रहा हूं, देखिए जहां आप मध्य प्रदेश को भी करोगे, मध्य प्रदेश में जो कमी है वो बताऊंगा मैं आपको कि मध्य प्रदेश में 7-8 इन्वेस्टर मीट हुई। आप नए उद्योग क्षेत्र निर्मित करने की बात कर रहे हैं, भोपाल में आप देखिए, मंडीदीप में ऐसा कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया आपने, पीथमपुर में क्या बना लिया, आप चलिए इंदौर में आपको दिखाता हूं, यहाँ के फ्लाईओवर 6 फ्लाईओवर बनके तैयार हुए हैं। मेरा ये कहना है कि आज अचारपुरा में आप कभी मंडीदीप के बाहर की सड़क से गए जो बाईपास किया मंडीदीप? मैं मंडीदीप में रहता हूं पंडित जी, मेरा ये कहना है। आप बताइए वो सड़क कब बनी? अरे मैं ये कह रहा हूँ टोल रोड इंडस्ट्री वो मंडीदीप कब बनाया? ये तो बीच में से जाना पड़ता था। जबलपुर रोड बनाया आपका, संयोग से मंडीदीप उसमें आया है। मेरा ये कहना है प्रभु ऐसे अचारपुरा बताइए, अच्छा जो हो गया वो संयोग। मंडीदीप में अचारपुरा आपने एक नया औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किया था, तामोट में आपने एक प्लास्टिक इंडस्ट्री का क्षेत्र डेवलप किया था, 1 रुपए का निर्माण वहां नहीं दिख रहा है, कीचड़ वहां पर मचा हुआ है, नए 39 उद्योग क्षेत्र और बनाने जा रहे हैं। मेरा ये कहना है 18 सालों से आप सरकार में, 6 लेन का हाईवे बन गया, 18 सालों से आप सरकार में, अगर ये औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हो जाते तो निश्चित तौर पर दो राजनीतिक सवाल के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। पहला सवाल तो जिस पर बात चल रही थी कि इस बार पहली बार हमने देखा कि पीएमओ और खुद प्रधानमंत्री इन्वेस्टर मीट से जुड़े, और जितना मैं समझता हूं और कि पीएमओ जब इन्वॉल्व होता है तो वहाँ से भी सारे तथ्यों की बात हुई होगी, सारी चीज़ें परखी गई होंगी, देखी गई होंगी। और डबल इंजन की सरकार के पीछे जो नारे का मूल अर्थ है वो यही है कि डबल इंजन है तो भैया बड़ा भाई छोटे भाई को बूस्टअप करे, लेकर आगे जाए। तो इस बार जो इन्वेस्टर्स मीट हुई, प्रधानमंत्री का आना, बड़े उद्योगों का आना, उद्योग वर्ष मनाना, 39 नए औद्योगिक सेक्टर्स का विकास, और उसी के साथ सड़कों और इंफ्रा पर भी काफ़ी जोर इस बजट में दिखता है। तो हम माने कि इस बार कुछ नतीजे जो पिछले अच्छे नहीं रहे, सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, इन्वेस्टर्स मीट मुझे कहने में संकोच नहीं कि कई बार रस्म अदायगी से आगे नहीं बढ़ी है। इस बार हम परिवर्तन की अपेक्षा गंभीरता से कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं काफ़ी आशान्वित हूँ कि शायद इस बार हमारा थ्रस्ट कुछ बदला है, कुछ फोकस ये है कि अगर मान लीजिए हमारा एग्रीकल्चर है भी तो उसका भी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है। बिल्कुल ठीक, किसान को भी इंडस्ट्री से जोड़ा है। टमाटो केचप की बात कर रहे हैं, बिल्कुल फूड प्रोसेसिंग से जोड़ा है जी, कॉटन पे शिफ्ट होना, कॉटन पे हुई है, टेक्सटाइल पर जाया जाए। तो अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं, पूरी फूड इंडस्ट्री किस बात पर टिकी हुई है? पूरी किसान पर टिकी हुई है। अगर जो टमाटर वगैरह की भी बात होती है, मैं ये कहता हूँ कि
हमारी प्रोडक्टिविटी लो है एग्रीकल्चर सेक्टर की। अगर हम भारत की पूरी प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को देखें तो हम चीन, अमेरिका वगैरह इन तमाम देशों के मुकाबले काफ़ी पीछे हैं। तो उसके वैज्ञानिक कारणों की पड़ताल करके और उसका निराकरण करना चाहिए। किसान को एक तरह से मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए ताकि वो इंडस्ट्री के साथ सिंक हो, वो खुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट बने। बिल्कुल सही बात। देखिए एक तो बस देखिए हमारे यहाँ अधिकांश 80% किसान छोटे रकबे का है, गरीब है। तो किसान को जब तक बुनियादी चीज़ों में से गरीबी से बाहर नहीं लाएंगे वो हमारी बातें नहीं सुनता है। कि वो कमर्शियल क्रॉप, मतलब ये जो कन्वेंशनल क्रॉप है पीडीएस में जिसका समर्थन मूल्य पे मिल जाता है, उसको आसान लगता है कि भाई मैं ये उगाऊंगा गेहूं चावल और सरकार ले लेगी समर्थन मूल्य पे। इसको इजी दिखता है शरद जी। तो इससे बाहर वो तब आएगा जब उसकी सोच बाहर आएगी। इसीलिए उसके समर्थन में स्कीम्स को चलाना, उसको किसान सम्मान निधि दे रहे हैं कि भाई तुम्हारे बुनियादी खर्च से तुम बाहर आओ। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र का किसान, चाहे उसको लाडली बहन मिलती हो, चाहे उसको किसान सम्मान मिलती हो, उसको 8-10 हज़ार रुपये जब मिलने लगता है तो वो बीज बदलने पे तैयार होता है, वो क्रॉप चेंज के लिए तैयार होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दिशा की ओर चलने में समय लगेगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि हम नहीं पहुंचेंगे। और यही कारण है पराशर जी कि मैं किसानी को 2 मिनट के लिए छोड़ भी दूं तो हमारा जो सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है आगे, ये तो बढ़ रहा है ना भाई। मैन्युफैक्चरिंग को हम छोड़ दें क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे चैलेंजेस है हमारे सामने, लेकिन ये GIS की या जो इन्वेस्टर समिट है, देखिए ये दिवाली की तरह है शरद जी। साधारण भाषा में हर दिवाली पर घर में उन्नति आ जाए ये बहुत संभव नहीं, आ जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वजह से हम दिवाली मनाना छोड़ दें, लेकिन ये थोड़ा प्रेशर आपके ऊपर है। मेरा ये सोच है कि जो GIS है, ठीक है कि हमने एक गैदरिंग की चर्चा की, एक मतलब एक सम्मेलन विचार किया, बिल्कुल सही। लेकिन ये हर रोज की जो कार्यशैली है उसका एक हिस्सा होना चाहिए कि हम इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हैं। ये अगर हम ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं तो हम ये हर चीज पर फिर नौकरशाही की तरफ आना चाहूँगा कि दक्षिण के राज्यों में क्यों चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाती हैं, या महाराष्ट्र की बात करें तो मुझे लगता है इस मॉडल को भी हमें स्टडी करना चाहिए। और ब्यूरोक्रेसी मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी है, CEO बनना चाहिए जी हाँ, उन्हें अपने प्रदेश को, ये उनका अपना प्रदेश है, वो भले ही मेरा शरद जी इशारा भी इसी तरफ था जो मैं बार बार कह रहा था। भले ही आप दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश आए हैं, आपका कैडर मध्य प्रदेश है, आप कर्नाटक के हो सकते हैं, आप आसाम के हो सकते हैं, आप महाराष्ट्र के हो सकते हैं, लेकिन आप कर्म क्षेत्र, जन्म क्षेत्र से ऑफिसर बनिए। जी हाँ, आप AS मत बनिए, ले जाइए साहब मध्य प्रदेश को आगे। दिस इज द हाई टाइम जब मध्य प्रदेश ने अपनी बेसिक चीजें पूरी कर ली हैं, सड़क, बिजली, पानी पूरा कर लिया है और चीजों से काफी अच्छे से निपट गया है। खेती किसानी में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो उद्योग में आप आगे ले जाइए ना, टेकअप कीजिए। लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप तो कह ही रही है। कैलाश विजयवर्गीय जी से बात की है बंसल न्यूज ने, सुनिए क्या रिएक्शन है सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर और सीनियर लीडर कैलाश जी का। आज बजट पेश हुआ, वरिष्ठ मंत्री हमारे साथ हैं। सर, बजट को लेकर क्या कहेंगे? ज्ञान का ध्यान रखा गया? बहुत अच्छा, ज्ञान के अनुरूप प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश के विकास के लिए बजट किया और यह सर्वांगीण विकास का बजट है, 0 टैक्स वाला बजट है और समाज के हर वर्ग के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सुविधा, सामाजिक समरसता, इस सब के लिए बजट रखा है। मैं समझता हूँ बहुत ही उम्दा बजट है। भौतिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक विकास का भी ध्यान रखा गया। सहस्त्र के लिए 2000 करोड़, कृष्ण पाथेय के लिए, रामपथ गमन और महाकाल लोक की तरह ओमकारेश्वर लोक भी विकसित किया जाएगा। इसीलिए ना धार्मिक पर्यटन हमारे प्रदेश के चित्रकूट, वो भी धार्मिक पर्यटक स्थल है, उसके विकास की भी बात है। ओंकारेश्वर भी है। इस प्रकार जितने भी धार्मिक पर्यटक स्थल है उनको भी डेवलप करेंगे। तो बिल्कुल जो मध्य प्रदेश का बजट है। जी बहुत शुक्रिया सूरज, कैलाश जी से बातचीत हुई। आखिरी सवाल मैं करके कंक्लूड करूंगा इस सत्र को, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे एक शिफ्ट दिख रहा है बीजेपी की सोच में जयप्रकाश जी, और शिफ्ट ये दिख रहा है कि लाडली बहना जैसी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स चलेंगी, धड़ल्ले से चलेंगी, कहीं कोई पीछे जाने की बात नहीं है। लेकिन जैसा हितेश वाजपेयी कह रहे थे कि इसको जामा अब इसका सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के तहत इसको बदल दिया जाएगा, जैसा हम यूरोप में देखते हैं कि एक सेगमेंटेशन कर दिया जाता है और माना जाता है कि इस वर्ग को इतनी राशि दी जाना बहुत ज़रूरी है। और आगे मुझे लगता है कि कुछ इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस के साथ बीजेपी आगे बढ़ सकती। रिस्ट्रिक्शन से मेरा आशय है कि वो योजनाएं बनाएगी, लेकिन उनका स्वरूप ऐसे नहीं रहेगा कि डीबीटी के तहत सीधे ले लो भैया।
जी। नहीं, ये जो अभी पनगढ़िया साहब यहाँ पर आए थे और एक बैठक हुई है, अरविंद पनगढ़िया हाँ, जी, उसमें राज्यों का संसाधन बढ़ाने के मुद्दे पर तो हुई, एक रिपोर्ट दी भी है और उस पर चर्चा भी हुई है, और मुझे लगता है 27-28 के आसपास इसमें कुछ हमें बदलाव भी दिखाई देगा। लेकिन जो एक जिसका कोई ज़्यादा जिक्र नहीं है, उसमें ये बात भी है कि ये जो हम योजनाएं हैं जिनको है, तो वो वेलफेयर, हमारा तो पूरा देश का संविधान ही वेलफेयरिज्म पर बना है, तो वेलफेयरिज्म को तो आप अलग नहीं कर सकते उससे। निश्चित, मतलब निश्चित। आपको एक क्लास है सर्टेन, उसको आपको रिसोर्सेस देने पड़ेंगे, तो वो, और ऐसा होना भी चाहिए, एक इंक्लूसिव ग्रोथ का मॉडल स्टेट का होना चाहिए। तो लेकिन ये संसाधन पैदा करने के लिए आपको औद्योगिकरण करना पड़ेगा, तेज गति से करना पड़ेगा, दुनिया के साथ सिंक करना पड़ेगा। अब जैसी दुनिया में अब आप देखिए कि अमेरिका जैसा देश कह रहा है कि अमेरिका फर्स्ट, यानी डी ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो गई, तो हमें भी उद्योगीकरण करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश फर्स्ट, मध्य प्रदेश के लोग ऐसा सोचना शुरू करें कि भाई मध्य प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाए। तो मुझे लगता है बीजेपी की जो ये सोच है उसमें एक बैलेंस उन्होंने खोज रहे हैं वो, कि भाई ये जो पॉलिटिकल पर्पस भी उसका कहीं ना कहीं जो ऑडियंस है उसको भी एड्रेस किया जा सके। और दूसरी महत्वपूर्ण तरफ बात जो मुझे हितेश वाजपेयी की बहुत अच्छी लगी, जो बात उसको मैं और एलॉबरेट कर रहा हूँ, कि समाज का जो लोअर स्ट्रेटा है, हम मध्यम वर्गीय भी कभी निम्न मध्यम वर्गीय थे, निम्न मध्यम वर्गीय से पहले समाज के वंचित वर्ग में भी रहे होंगे कुछ लोग, एक बड़ा सेगमेंट। हमारे भीतर एक महत्वाकांक्षा एक दिन आती है, हमारे परिवार से कोई पीसीएस होता है, कोई आईएएस होता है, या कोई खेती किसानी में 5 एकड़ जमीन एक साथ खरीद लेता है। हमें समाज के इस वंचित वर्ग को डीबीटी के साथ साथ जब तक उनको जरूरत है, हमें उन्हें एक महत्वाकांक्षा देनी होगी। बिल्कुल। यह आपका स्टार्टअप है गंगाबाई, अब आप जो है एक बुटीक खोलेंगी गंगाबाई, तो जैसा प्रधानमंत्री की मंशा है कि जो सक्षम लोग हैं गैस सिलेंडर में मिलने वाली सब्सिडी जो छोड़ें, इस देश को पाना 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 तो बहुत भाता है। मध्यम वर्गीय को भी, उच्च मध्यम वर्गीय को मैच का पास मिल जाए, इसका पास मिल जाए। और माफ कीजिए, समाज का वंचित वर्ग कई बार स्वाभिमान से खड़ा रहता है कि नहीं मिला कोई बात नहीं भैया, पैसा हो तो पैसे से दे दो। लेकिन जो हम लोगों की आदत है मुफ्त में मिल जाए, मुफ्त में मिल जाए, इससे ज़्यादा अधिक जरूरी है कि एक महत्वाकांक्षा हमारे भीतर हो कि हम अपने कर्म से अपना भाग्य बदलें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और अच्छा लगा कि अब ऐसी डीबीटी स्कीम को लेकर एक कॉन्क्रीट सोच भी नज़र आ रही है। इसके लिए ज़रूर अच्छी बात है। बहुत अब संतुलित रही ये बातचीत, और इसमें आप सभी मेहमानों का, जितेंद्र मिश्रा जी का कांग्रेस की तरफ से, डॉक्टर हितेश वाजपेयी को तो मैं कहूँगा इन्हें वित्त मंत्री का वित्तीय सलाहकार होना ही चाहिए किसी न किसी रूप में। ये चिकित्सा शास्त्र हो या वित्त शास्त्र हो, दोनों में बड़े अच्छे अधिकार के साथ अपनी बात रखते हैं। जयप्रकाश जी हमेशा अपनी सौम्य टिप्पणियों के लिए हैं, और जया जी आपका भी बहुत शुक्रिया।